नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राकेश गुप्ता प्रयागराज से। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे रूमेटॉयड आर्थराइटिस की। बहुत ही तकलीफ़देह बीमारी होती है। ये ऑटोइम्यून बीमारी की कैटेगरी में आती है। और मित्रों, पहले हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि ये क्या है, आर्थराइटिस है कि रूमेटॉयड आर्थराइटिस है। बहुत वैरायटी हो सकती, जोगन सिंड्रोम है कि जो है काफ़ी चीज़ें होती है ऑटोइम्यून की। हम धीरे धीरे सारे वीडियोज़ बनाने का प्रयास करेंगे। तो रूमेटॉयड आर्थराइटिस के कुछ क्लासिकल फीचर होते हैं। देखो, इन्वेस्टिगेशन तो अपनी जगह है, लेकिन वो हमेशा एब्सोल्यूट नहीं होता सही। जैसे आर फैक्टर करवाते हैं, फिर सीआरपी करवाते हैं, एंटी-सीसीपी करवाते हैं। एंटी-सीसीपी ज़्यादा रिलायबल माना जाता है आर फैक्टर से। आर फैक्टर वैसे ही पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन फिर भी एंटी-सीसीपी भी बहुत कंफर्म नहीं है, 70% तक केवल कहा जाता है। फिर एक्सरे, एमआरआई और सीटी स्कैन भी कभी कोई ज़रूरत पड़ती है, तो डायग्नोस होती है। फिलहाल सिम्टोमेटिक कैसे हम डायग्नोस करेंगे मरीज को क्लिनिक में? तो स्मॉल जॉइंट्स में पेन होते हैं, और ज़्यादातर ये इस जोड़ के और इस जोड़ के मरीज को मुट्ठी बांधने में, आटा गूंथने में, कोई ताला चाबी घुमाने में तकलीफ होती है। इतना ज़्यादा दर्द और वीकनेस होती है। फिर धीरे धीरे ये बड़े जोड़ों में भी होता है। ज़्यादा कॉमनली छोटे जोड़ों में पाया जाता है। फिर बड़े जोड़ों में कमर में भी होता है, कंधे पे भी हो सकता है, कूल्हे में भी, कई जगह हो सकता है। इसके एक्स्ट्रा आर्टिकुलर सिम्टम भी होते हैं। इसका लंग पे भी इफेक्ट हो सकता है, स्किन पे भी, किडनी पे भी। किडनी के काफ़ी कॉमन होते हैं इसके, स्किन पे तो, और आर्गन्स पे भी इसके असर हो सकते हैं। और ब्लड में भी कभी कभी ये बहुत, तो ये सिम्टोमेटिक पूरे बॉडी में जो है सिम्टम भी दे सकता है, अलग अलग ऑर्गन पे भी, केवल जॉइंट पे ही नहीं ये रह सकता। दूसरा सबसे इसका क्लासिकल फीचर है कि ये सिमेट्रिकल होता है। भाई, अर्थराइटिस होगा तो होता है दाएं हाथ में हो या बाएं हाथ में हो, दाएं घुटने में, बाएं घुटने में, लेकिन ये सिमेट्रिकल होता है। मतलब अगर दाएं में है एग्जैक्टली बिल्कुल वही बाएं में होगा। तो ये इसका बड़ा क्लासिकल फीचर होता है। और इसमें इन्फ्लामेशन के, ये एक्चुअली क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर होती है, तो इन्फ्लामेशन के साइन तो हमेशा रहेंगे इसमें। सीआरपी और ईएसआर बढ़ा ही रहता है पेशेंट में। इसमें अब इन्फ्लामेशन आ गया तो पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, ये तो कॉमन है, ये तो रहेगा ही। एक मरीज का खास इसमें होता है, वीकनेस बहुत होती है, टायर्डनेस बहुत होती है, वेट लॉस होता रहता है मरीज का। और एक और सबसे हम लोग जो डिफ्रेंशिएट करते हैं कि मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत होती है। और मॉर्निंग स्टिफनेस थोड़ा बहुत तो ठीक है, लेकिन इसका मोर देन हाफ आवर, आधे घंटे से ज़्यादा तक बना रहता है। अगर थोड़ा बहुत है तो इसको फिर हम अर्थराइटिस ही ले लेंगे, और भी कई चीज़ें हैं। लेकिन आधे घंटे से ज़्यादा इसका जो है स्टिफनेस अगर रहता है तो हम फिर आर के बारे में सोचेंगे। मित्रों, इसका डिजीज़ का ट्रीटमेंट जो है बहुत लंबा चलता है और बहुत पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग जो करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन पेशेंट का निकालते हैं। सबसे अहम रोल है इसका कि मरीज की पूरी डिटेल हिस्ट्री ली जाए, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकाला जाए और उसको दिया जाए। फिर ट्रीटमेंट के दौरान बीच बीच में इंटरकरेंट मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ती है, सल्फ़र की, कभी ट्यूबरकुलाइनम की, कभी मेट्रोइनम की। ये डिसाइड करते हैं हम लोग, और भी सिम्टम लेके, कुछ फैमिली हिस्ट्री लेके, कुछ बैकग्राउंड में देखते हैं क्या प्रॉब्लम और हो सकती है, उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का बहुत बड़ा रोल है, फिर इंटरकरेंट देते रहते बीच में। अच्छा, इसमें चूँकि इसका एक खास सिम्टम है कि जैसे मरीज चलना शुरू करेगा उसके तकलीफ बढ़ती है, फिर लेकिन लगातार जब चलना शुरू करेगा तो उसको आराम लगता है, और फिर मतलब एग्जर्शन से उसकी तकलीफ कम होती है, रेस्ट पे उसकी तकलीफ बढ़ती है। रात में बहुत दर्द होता है, तब भी वो कोई, शुरू में तो दर्द होगा लेकिन फिर धीरे धीरे आराम होता चला जाएगा। तो ये इसके आर्य का खास हुआ है। अच्छा, ये सिम्टम बिल्कुल हमारे रेस्टॉक्स में मिलता है या पल्साटिला में है। रेस्टॉक्स में तो शुरू में दर्द हुआ, फिर तेज चलने पे उसको आराम मिलेगा। पल्साटिला में है कि धीरे धीरे चलने पे आराम मिलेगा। तो ये हम डिसाइड करके इसको हम जरूर देंगे। मेरा खुद का अनुभव रेस्टॉक्स 1 में बहुत अच्छा काम करता है, सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। और पल्साटिला तो 3200, ये देख के। अच्छा, इसमें कुछ हम दवाइयाँ देते हैं टाइट्रेशन की, जो बहुत ज़रूरी होती है। जैसे इसमें है वल्गैरिस 3x में, फिर दूसरी होती है थायरवाइडिनम 3x, और होती है एक्टिया स्पाइकेटा 3x में। एक्टिया स्पाइकेटा बहुत अच्छा रोल करता है छोटे स्पाइन, छोटे जोड़ों के लिए। इसके तो बहुत है, लेकिन मैं 3x में ही यूज़ करता हूँ। तो ये 3x के 3 दवाइयाँ, अब इसमें हो सकता है तीनों दें या एक दें, ये थोड़ा देख के देना पड़ता है।
फिर बायोकेमिक की 3 दवाइयाँ आती हैं जो मैं रेगुलर चलाता हूँ, मतलब ये चलाता ही हूँ कंटिन्यूस। कैलक्रिया फ्लोर 6x, कैलक्रिया फॉस 6x और नेट्रम फॉस 6x। अच्छा, इसमें कभी कभी ये सब बंद करके हम साइलिसिया ही देते हैं, थोड़ी रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है जब जोड़ों में, जब इन्फ्लामेशन शांत हो जाता है तो फिर साइलिसिया 6x कुछ दिन देते हैं, फिर कैलक्रिया फॉस, कैलक्रिया फ्लोर और नेट्रम फॉस ये देते हैं। और अब पोटेंसी की मेडिसिन की बात करते हैं तो इसमें कई दवाइयाँ हैं जो रेगुलर चलनी पड़ती है, जैसे कॉलोफाइलम 30, फाइटोलेक्का 30, सेमिसिफ्यूगा 30 और फेरमेट 30। ये शुरू में हम कुछ दिन 15 दिन या 1 महीने तक कंटिन्यूस देते हैं, कॉलोफाइलम, फाइटोलेक्का, सेमिसिफ्यूगा और फेरमेट। तो इससे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होता है। अच्छा, पेन अगर बहुत ज़्यादा हो, बहुत सीवियर हो, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो मेरा खुद का अनुभव रेडियम ब्रोम 30, रेडियम ब्रोम 30 अगर आप लें तो इससे बहुत अच्छा आराम मिलता है। अभी क्रॉनिक रूमेटिस अर्थराइटिस के लिए भी बहुत अच्छा रेडियम ब्रोम यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके अलावा दवाइयों की लिस्ट तो बहुत है, होम्योपैथी तो बहुत रिच है इसमें, लेकिन थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि इस अगर सिम्टम ये मिलते हैं तो आप ये ले सकते हैं। जैसे अगर शोल्डर जॉइंट पे ही ज़्यादा तकलीफ होती है तो संगविनेरिया, अभी एक दवाई आती है एसिड फ्लो। अब ये एबनॉर्मल ग्रोथ अगर हो रहे हों तो उसको ये करेक्ट करता है, अगर ग्रोथ में कुछ गड़बड़ होने लगी बोन्स की। अच्छा, नोडल्स बन जाते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, खास है कि एल्बो जॉइंट्स पे और नीज पे कभी कभी साइड में या पीछे छोटे छोटे नोडल्स बन जाते हैं, तो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है ये एसिड फ्लोर। इसमें और की दवाइयाँ हैं, कास्टिकम भी करता है, किलगिराकार भी करती है। अब ये सिम्टम थोड़ा देख के डिसाइड करना पड़ता है, तो इसीलिए करें कि आपको डॉक्टर की ज़रूरत तो पड़ेगी ही इसमें तो ऐसा नहीं बताया सकता। शुरू में हमने जो दवाइयाँ बताई उसको आप लेके आराम तो हो सकता है, लेकिन इसको ट्रीटमेंट पूरा करना ही पड़ेगा आपको। फिर अभी आगे दवाई पड़ती है जरूरत एसिड सैलिसिलिक की, नी और एल्बो अगर ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट है तो ये देते हैं हम। और स्वेलिंग अगर ज़्यादा है, रेडनेस है, तो एपिस की ज़रूरत पड़ती है। कास्टिकम की ज़रूरत अक्सर पड़ती है, स्टिफनेस होती है और डिफॉर्मिटीज़ होते हैं तो उसके लिए। फिर आती है कैमोमिला, पेन बहुत अगर हो, बहुत कंट्रोल ना हो, मरीज रोए दर्द से, खास है कैमोमिला का कि इतना दर्द हो मरीज रोने लगे तो कैमोमिला आती है, और मैं तो 200 में देता हूँ, 3 बार 4 बार, बहुत अच्छा आराम मिलता है इससे। अच्छा, अब फिर आती है पिक्रिक एसिड, जब डिफॉर्मिटीज़ होने लगा, हमने बताया था ना एसिड फ्लोर और पिक्रिक एसिड, ये सब जब डिफॉर्मिटीज़ होने लगते हैं, उंगलियां बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं, इसको बोलते हैं आगे स्वान नेक डिफॉर्मिटीज़, तो बहुत तकलीफ वाली स्थिति होती है, तो उसमें ये सब करेक्ट कर देता है इसको। अगर सही समय पे दिया जाए, सही पोटेंसी में दिया जाए तो ये बिल्कुल डिफॉर्मिटीज़ होने ही नहीं देगा, और अगर शुरू भी हुआ तो कुछ रिवर्स कर देगा। फिर आती है आगे, हमने बताया कैलक्रियाकार दवाई है, ये छोटे छोटे नोडल्स बन जाते हैं, उसको भी गलाने का काम करता है और डिफॉर्मिटीज़ में बहुत अच्छा काम करता है। फिर कालमिया आती है पेन के लिए, अगर पेन डिसेंडिंग है और वॉन्डरिंग पेन है, तो मतलब एक जोड़ से दूसरे जोड़ पे घूमता रहता है और डाउनवर्ड है, पहले ऊपर के जोड़ों में था, अब नीचे के जोड़ों में, तो कालमिया हम सोचते हैं। एंटीम ग्रूड बहुत कॉमनली मिलता है, इसमें दर्द के साथ अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई समस्या हो तो एंटीम ग्रूड बहुत अच्छा काम करता है। हमने बताया मित्रों, इसमें इंटरकरेंट मेडिसिन की ज़रूरत बहुत पड़ती है, तो ये आपका डॉक्टर समझ के आपको, मैं तो अक्सर मुझे लगता है सल्फ़र वनियम 15 दिन पे एक बार अगर दे दिया जाए सुबह खाली पेट तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होता है, लेकिन ये फिक्स नहीं है। ट्यूबरकुलिनम की भी ज़रूरत पड़ती है, मेड्राइनम की भी ज़रूरत पड़ती है, थूजा की भी, ये देख के ही डॉक्टर डिसाइड कर सकता है होम्योपैथ। और बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का तो बहुत बड़ा रोल है, बहुत उसको ज़रूरी है उसको निकलवाना डॉक्टर के पास बैठ के, आपको टाइम देना पड़ेगा, डॉक्टर से टाइम लेना पड़ेगा, ये तभी मैनेज होता है और अच्छे से मैनेज होता है। और अगर लगातार आपने ट्रीटमेंट किया, फॉलोअप किया, तो ये बिल्कुल क्योर होता है, ऐसा नहीं है। बहुत मरीज हैं कंप्लीट बीमारी से मुक्त पा गए हैं, तो बस लगना पड़ता है ये। और बाकी तो एलोपैथ में भी आपको इसको तो दवाई खानी पड़ती है ज़िंदगी भर, स्टेरॉयड, मिथॉक्सेट वगैरह, तो लेकिन हमारी दवाइयों में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप लंबे समय तक ले सकते हैं, ये बड़ी बात है। इसके साथ में थोड़ा सा मरीज को हम लोग डाइट के लिए बहुत बताते हैं कि बिल्कुल सामान्य डाइट ले, सादा ले, हेल्दी डाइट ले, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और रॉ फॉर्म में सलाद के रूप में, फल के रूप में, तो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। दूसरा है
रेगुलर वॉकिंग जितना कर सके मरीज़ धीरे 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 बढ़ानी है। और सूरज की रोशनी में सुबह के समय तो विटामिन डी भी मिलेगा हमको। सूरज भगवान से केवल विटामिन डी ही नहीं मिलता, बहुत कुछ मिलता है। अभी वैज्ञानिक केवल विटामिन डी खोजे हैं, लेकिन पूरी हमारी सृष्टि के जो देवता हैं साक्षात सूर्य भगवान ही हैं, उनसे बहुत कुछ मिलती है। तो इसलिए सूरज की रोशनी में तो सबको बैठना चाहिए, कम से कम 15-20 मिनट 40 मिनट तो ज़रूर बैठना चाहिए सबको। तो सुबह के समय आप थोड़ा सा अगर योगा पेशेंट कर पाए, अनुलोम विलोम कपालभाति, तो बाबा रामदेव जी का काफ़ी वीडियोस हैं, तो उसको देख के फॉलो कर सकते हैं जितना कर सकें। शुरू से ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना है, क्योंकि वीकनेस, इसमें पेन के साथ वीकनेस बहुत होती है जोड़ों में, तो ये ध्यान देना है। कभी भी ज़्यादा नहीं करना है, धीरे 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 आपकी अवस्था दवाई के साथ साथ सुधरेगी जब, तो आप अपना एक्सरसाइज और ये सब बढ़ाते रहिएगा। तो रेगुलर डाइट, रेगुलर हेल्दी डाइट, रेगुलर मेडिसिन बिल्कुल इसमें ध्यान देना है, और रेगुलर एक्सरसाइज, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इसको मैनेज करने के लिए, ठीक करने के लिए। और अब तो छोटे छोटे बच्चों में ये काफ़ी केसेस मिलता है। तो मेरा तो ये अनुभव है कि पहले मैं एनिमल प्रोडक्ट बंद करता हूँ। अगर आप मांसाहारी हैं तत्काल बंद करना है सब कुछ, अंडा, मीट, मछली, कुछ भी नहीं। इवन दूध में बंद करवा देता हूँ कुछ दिन के लिए, 3-4 महीने 6 महीने के लिए। दूध या दूध से बना कोई प्रोडक्ट, देसी गाय अगर हो और चारा खिलाते हो हरा तो ठीक है, अदरवाइज सब बंद करता हूँ। और यकीन मानिए बहुत तेज इंप्रूवमेंट होता है। एनिमल प्रोडक्ट बंद करना बहुत ज़रूरी है कोई भी ऑटोइम्यून बीमारियों में। मित्रों, बाकी इसके साथ एक्यूप्रेशर बहुत अच्छा इफेक्टिव है, साथ में इसको ज़रूर बताना चाहिए मरीज को। मैंने कई वीडियोज़ में बताया है पेन के पॉइंट, आप वीडियो देख के समझ सकते हैं। और बेहतर हो अगर कोई आपके आसपास एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हो तो उससे मिलके भी आप साथ में उसका भी ट्रीटमेंट लें। कंप्लीट हार्मलेस है, ये एनर्जी के द्वारा काम करता है, तो इसमें और सहयोग करेगा। बस यही है कि आपको डॉक्टर के पीछे लगना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगे, जानकारी लगी, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जो भी क्वेरीज हो कमेंट में पूछें तो मैं उत्तर देने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।